कैसे हैं आप सब? आई एज्यूम कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी उतनी ही अच्छे से कर रहे होंगे। वेल, आज के वीडियो का पर्पस है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को डिस्कस करना, AMT अंडर सेक्शन 115 JC, उसके बारे में समझना और उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना। तो यही हमारा पर्पस है आज के वीडियो का। वेल, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्या पर्पस है? एक्चुअली एक्ट में बहुत सारे डिडक्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। उन सब डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को बहुत सारे एसएससीज बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और अपने टैक्स लाइबिलिटी को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देते हैं या फिर निल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का जो पर्पस है टैक्स कलेक्ट करने का, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करने का, पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, वो बहुत बार प्रॉब्लम में आ जाता है। बहुत बार टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते गवर्नमेंट को काम करने में प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। वो पहले कंपनीज पर एप्लीकेबल था, मैट बोल करके, है ना। वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है मैट, तो मैट बोल करके कंपनीज पर एप्लीकेबल था कि मिनिमम टैक्स कंपनी को देना ही पड़ेगा, है ना। चाहे आप नहीं भी कमा रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स प्रॉफिट आपका शायद ना हो, लेकिन फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोविज़न पहले कंपनीज पर एप्लीकेबल था, फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया अदर एसएससीज पर भी, जैसे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन पर भी। तो इन सब पर भी एप्लीकेबल कर दिया गया। तो जो और उसका नाम दिया गया ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT। मतलब कि भाई आप ऑल्दो अपने टोटल इनकम पर, अपने टैक्सेबल इनकम पर टैक्स नहीं दे रहे होंगे या बहुत थोड़ा टैक्स दे रहे होंगे, लेकिन आपको एक और कैलकुलेशन करना है और चेक करना है कि आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में कितना टैक्स आपका बनता है। मतलब ये है कि आपको दो कैलकुलेशन करने हैं। एक कैलकुलेशन करना है कि भाई आपके टोटल इनकम पर कितना टैक्स बनता है, और दूसरा कैलकुलेशन करना है कि आपके ऑल्टरनेट इनकम पर कितना टैक्स बनता है। इसका मतलब आपको दो कैलकुलेशन प्रेजेंट करना है और उन दोनों में जो हायर होगा दैट टैक्स इज़ टू बी पेड। इज़ दिस क्लियर? मतलब क्या है कि जैसे आप टोटल इनकम निकालते हैं, तो उसमें आप पांचों हेड्स का इनकम लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एंड HUF पहले, ओके, जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। तो उस केस में इंडिविजुअल और HUF में ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। उन सारे इनकम्स को निकालते समय आप एग्जेम्पशंस लेते हैं, है ना। उसके बाद आप GTI लिए, उसमें डिडक्शंस लेते हैं 80C to 80U। फिर जो आपका नेट बचता है दैट इज़ योर टोटल इनकम या नेट इनकम, जिसके ऊपर आपको टैक्स निकालना पड़ता है, जिस पर आप स्लैब रेट लगा करके टैक्स निकालते हैं, इज़न्ट इट। कि भाई मान लीजिए कि आपका 2,50,000 तक का है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, फिर 2,50,000 से 5 लाख पर 5%, फिर उसके बाद में सो ऑन, है ना, 20% एंड देन 30%, है ना। वैसे करके आप स्लैब रेट अप्लाई करके आप टैक्स निकालते हो। क्लियर? तो ये जो टैक्स लाइबिलिटी है उस पर सरचार्ज भी देना पड़ता है हम लोगों को, अगर 50 लाख से ज़्यादा हुआ हमारा इनकम तो, है ना। 10% सरचार्ज देना है। 50 लाख से ज़्यादा हुआ और 1 करोड़ तक है तो 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ, 2 करोड़ तक है तो 15% देना होगा सरचार्ज, एंड सो ऑन। ऐसे करके अलग अलग स्लैब है, 37% तक सरचार्ज जाता है, ओके। और उसके बाद भी आपको देना पड़ता है सेस, जो कि 4% है ना, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो उस केस में ये सारा का सारा कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन है जो कि आप नॉर्मल जो इनकम कैलकुलेट किए उस पर देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को ऑल्टरनेटिवली एक और टैक्स का कैलकुलेशन करना है जो कि एट द रेट ऑफ 18.5% होगा, राइट। तो वो क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, अपना एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है। आपने टोटल इनकम तो निकाल ही लिया, उसके बाद कुछ एडजस्ट करके एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है। जैसे आपने 80G में निकाला था, 80GG में निकाला था, याद होगा आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें क्या करना है आपको, आपने टोटल इनकम पर तो टैक्स निकाल ही लिया, उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है और उस पर 18.5% के हिसाब से टैक्स निकालना है।
अगर आपका टोटल इनकम पर जो टैक्स आया वो एडजस्टेड टोटल इनकम से पर जो टैक्स आया है उससे ज़्यादा है तो आप दे दो वो टैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर सेक्शन 115 जेसी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो टैक्स निकाला एडजस्टेड टोटल इनकम का पर 18.5% करके, वो टैक्स लाइबिलिटी अगर आपका नॉर्मल जो आपका टैक्स लाइबिलिटी आया है जो कि नॉर्मल इनकम पर जो टोटल इनकम पर आया है उससे ज़्यादा है, मतलब ऑल्टरनेट टैक्स ज़्यादा है अगर आपके टोटल इनकम के टैक्स से, तो आपको ऑल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में क्या है, किस पर एप्लीकेबल है, तो ये सभी एसएससीज पर एप्लीकेबल है। कंपनीज पर क्योंकि एप्लीकेबल दूसरा प्रोविज़न है, इसलिए कंपनी को छोड़ करके बाकी सभी एसएससी पर क्या है, एएमटी एप्लीकेबल है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है। क्लियर है, तो ये सभी पर है। लेकिन आप बोलेंगे क्या सभी इंडिविजुअल पर है, सभी एचईएफ पर है? नहीं, अगर उनका टोटल इनकम 20 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो एएमटी का प्रोविज़न इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्या, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ एओपी बीओआई का इनकम 20 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो एएमटी एप्लीकेबल नहीं है, आप सिर्फ टोटल इनकम पर टैक्स निकाल करके पे कर दीजिए। अगर क्या है आपका इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई का और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 20 लाख, तो इन दैट केस वी नीड टू चेक फर्दर कि भाई एएमटी से टैक्स कितना आया और नॉर्मल से टैक्स कितना आया, और दोनों में से जो भी हायर होगा दैट टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी सेटल्ड। इज दिस क्लियर? तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सभी पर एप्लीकेबल है। कंपनी पर दूसरा प्रोविज़न एप्लीकेबल है, यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, साथ ही साथ पार्टनरशिप पर भी यही एप्लीकेबल है। इज़ दिस क्लियर? खैर, हम लोगों को फोकस किस पर ज़्यादा करना है? हम लोगों को फोकस इंडिविजुअल और एचयूएफ पर करना है, राइट। तो क्या बोलता है, एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा फिगर्स लेकर के। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, कहीं पर भी कुछ भी हो, वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर अ प्रीवियस ईयर बाय अ पर्सन अदर देन अ कंपनी, पर्सन कंपनी को छोड़ करके, इज लेस देन द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल फॉर सच प्रीवियस ईयर। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से अगर आपका नॉर्मल इनकम पर टैक्स कम बनता है, यहाँ पर क्या बोलता है, सबसे पहला तो अ पर्सन अदर देन अ कंपनी, है ना। तो फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो कि रेगुलर इनकम टैक्स पेबल इज लेस देन द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल, है ना। अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स पेबल ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल से कम है तो इन दैट केस ये जो प्रोविज़न है ये प्रोविज़न विल बी एप्लीकेबल, है ना। तो बोल रहा है क्या, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर अ पर्सन, ठीक है, अदर देन अ कंपनी इज लेस देन द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल। Is this clear? Then he shall be liable to pay tax on such total income at the rate of 18.5%. तब फिर उस केस में अगर आपका एक्चुअल या रेगुलर इनकम जो भी है उस पर टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का टैक्स लाइबिलिटी, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स लाइबिलिटी कितने हिसाब से देना पड़ेगा, 18.5% से, ठीक है। वो भी किस इनकम पर, एडजस्टेड टोटल इनकम पर। किस इनकम पर, एडजस्टेड टोटल इनकम पर, राइट। तो फिर से पढ़ते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर अ प्रीवियस ईयर बाय अ पर्सन अदर देन अ कंपनी इज लेस देन द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल फॉर सच प्रीवियस ईयर। तो अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स पेबल इज लेस देन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल, ठीक है, इन दैट केस, उस केस में बोल रहा है द एडजस्टेड टोटल इनकम, ये हम लोग को निकालना सीखना है यहाँ पर, शैल बी डीम टू बी द टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर फॉर सच of that person for such previous year and he shall be liable to pay income tax on such total income at the rate of 18.5%. तो बोलता है adjusted total income क्या हो जाएगा उसका, adjusted total income को ही उसका
टोटल इनकम हम लोग मान लेंगे और उसके हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी 18.5% करके निकालेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक नया टर्म आ गया एंड दैट टर्म इज़ व्हाट, एडजस्टेड टोटल इनकम। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है और टैक्स रेट उस पर कितना परसेंट से लगेगा, 18.5% से लगेगा। तो क्या ये सभी पर एप्लीकेबल है? आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये सभी पर एप्लीकेबल है कि नहीं है। आइए यहाँ पर देखिए, द प्रोविजंस ऑफ AMT would however not be applicable to an individual, HUF, AOP, BOI, whether incorporated or not, an artificial juridical person, if the adjusted total income of such person does not exceed 20 lakh। तो उनका adjusted total income exceed नहीं करता है 20 lakh से, तो in that case आपके ऊपर में AMT का प्रोविज़न इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? तो उस केस में यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा चीज़ पहले हम लोग देख ले, यहाँ पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का कितना भी इनकम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमेशा AMT एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेनिफिट मिला है ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को मिला है। ये जो एग्जेम्पशन, ये जो बेनिफिट है, ये आपके पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिला है। खैर, हम लोग को पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट नहीं पढ़ना है, बट पार्टनरशिप फर्म का इनकम चाहे 20 लाख से कम भी हो, एडजस्टेड टोटल इनकम, फिर भी AMT एप्लीकेबल होगा। हम लोग को हमेशा चेक करके देखना है पार्टनरशिप फर्म के लिए। रहा बात बाकी और SSEs के लिए क्या करना है, बाकी और SSEs का अगर एडजस्टेड टोटल इनकम इज़ नॉट एक्सीडिंग 20 लाख तो फिर हम लोगों का क्या है, AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? फिर नॉर्मल तरीके से ही प्रोविज़न चेक करेंगे। राइट? चलिए, तो अब क्या है, कैसे निकालना होगा एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर बोलता है क्या, जैसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल से इसको सिंपल तरीके से समझते हैं अभी तक के डिस्कशन को। क्या से, अगर समझ लीजिए कि किसी का इनकम से टोटल इनकम इज़ 16 लाख, टोटल इनकम इज 16 लाख और एडजस्टेड टोटल इनकम इज 22 लाख। सबसे पहला क्वेश्चन, इज AMT एप्लीकेबल? यस, बिकॉज एडजस्टेड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग ₹20 लाख, तो AMT इज एप्लीकेबल। तो हम लोगों को क्या करना है, अब टैक्स निकालना है, टैक्स, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो बताइए 16 लाख पर टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, 10 लाख तक तो अपने को पता है 1,12,500 होता है ना, और 6 लाख पर 30% इज़ 1,80,000, 1,80,000 प्लस 1,12,500, 2,92,500 और इस पर 4% क्या लगा देंगे, एजुकेशन सरचार्ज नहीं लगेगा, इधर 4% एजुकेशन सेस लगा देंगे, तो इनकम टैक्स है 3,04,200। राइट? 16 लाख पर आपका इनकम टैक्स होगा 3,04,200। ठीक है ना? अब हम लोग निकालेंगे इनकम टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। इस पर 22 लाख पर स्ट्रेट अवे 22 लाख पर 18.5% अप्लाई कर देना है ना, 22 लाख पर 18.5% कर देना है, प्लस क्या करना है, अगर सरचार्ज लग रहा है, इफ़ इनकम इज़ एक्सीडिंग, आई मीन एडजस्टेड टोटल इनकम इज़ एक्सीडिंग 50 लाख, तो आपको लगेगा सरचार्ज 10%। अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो लगेगा 15%, और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा लगता रहेगा, है ना। तो उस केस में उसके साथ साथ और क्या लगना है, 4% का HEC लगना है। तो ये जो हम लोगों का ATI है ये तो है 22 लाख, तो 22 लाख पर पहले 18.5% निकालिए, इट इज़ 4,07,000 और प्लस उस पर 4% कर दीजिए, इट कम्स टू 4,23,280। क्लियर?
4,23,280। तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? फॉर यू इनकम टैक्स पेबल इज क्या? ₹4,23,280, राइट। ये होगा आपका इनकम टैक्स पेबल, ना कि आपका जो नॉर्मल आप स्लैब रेट अप्लाई करके निकालते थे वो होगा। क्लियर? तो इनकम टैक्स पेबल शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर? यहाँ पे अभी अगर हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए कि मेरा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरा टोटल इनकम है से 12,50,000 एंड एडजस्टेड टोटल इनकम इज ₹16,50,000। बताइए मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे AMT इज नॉट एप्लीकेबल। वाई नॉट एप्लीकेबल? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि मेरा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। तो फिर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा? इसीलिए AMT इज नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर इनकम टैक्स पेबल क्या आएगा या इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगा? है ना, इसमें से फिर एडवांस टैक्स और TDS ये सब बाद में लेस करते हैं, ठीक है। इसलिए पेबल स्ट्रेट अवे नहीं बोल रहे हैं, लाइबिलिटी बोल रहे हैं। तो 12,50,000 पर निकालेंगे तो 10 लाख तक तो वी नो 1,12,500 होता है। 2,50,000 का 30% इज 75,000 प्लस 1,12,500, ये हो गया 187,500 और उस पर 4% ऐड कर देंगे, इट इज़ 1,95,000। तो दिस टोटल इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्स हियर, सर, ठीक है। ऑल्दो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए जो एडजस्टेड टोटल इनकम निकाले हैं वो हायर है, लेकिन बोलता है वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है पहले तो कि वो एप्लीकेबल है भी कि नहीं, ठीक है। तो 20 लाख के ऊपर होगा तो वो एप्लीकेबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। भाई अगर आपका मान लीजिए टोटल इनकम इज़ 25 लाख and adjusted total income is 26 लाख, ठीक है। तो लग रहा है जैसे adjusted total income is higher than total income, तो AMT के ही हिसाब से टैक्स निकालना है। AMT एप्लीकेबल है, AMT एप्लीकेबल है, तो इन दैट केस अभी अब क्या करने का है? अभी हम लोग को चेक करने का है कि व्हाट विल बी माई टैक्स लाइबिलिटी एज पर टोटल इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो चलिए निकालते हैं इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। क्या होगा इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम? 25 लाख मतलब 10 लाख से ज़्यादा 15 लाख है। 15 लाख पर कितना? 30%, 4,50,000 प्लस 1,12,500, इट इज़ 5,62,500। आ रहा है सबका? इस पर 4% हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,85,000। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब हम लोग एडजस्टेड टोटल इनकम पर निकालेंगे एट द रेट ऑफ 18.5% प्लस 4% HEC, है ना। तो उस केस में 26 लाख पर स्ट्रेट अवे निकालिए, 26 लाख पर 18.5%, इट इज़ 4,81,000। कोई सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि 50 लाख के अंदर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 4% ऐड कर देंगे हायर एंड एजुकेशन सेस, तो ये दिस अमाउंट विल बी 5,240। नाउ ऑल्दो यहाँ पर AMT एप्लीकेबल है, स्टिल इनकम टैक्स पेबल कितना होगा? 5,85,000, ठीक है। क्योंकि ये तो इससे तो इनकम टैक्स ज़्यादा ही नहीं हुआ, इसीलिए आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है आपका स्ट्रेट अवे क्या होगा? 5,85,000। इसमें HEC जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग सब कुछ ऐड करके ही निकालेंगे, राइट। अभी चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये हायर हो गया तो आंख बंद करके स्ट्रेट अवे उसको अप्लाई आप कर दो और
इसी के हिसाब से एएमटी के हिसाब से टैक्स निकालो, नहीं, आपको दोनों के हिसाब से निकालना है और जो हायर होगा उसको लाइबिलिटी बताना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, से इनकम टैक्स इज टोटल इनकम इज, इनकम टैक्स नहीं, टोटल इनकम इज, total income is 48 lakh and adjusted total income is say 55 lakh। ठीक है, टोटल इनकम है 48 लाख और एडजस्टेड टोटल इनकम इज़ 55 लाख। अब हम लोगों को इनकम टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या निकाल लेना है, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। 48 लाख पर, इसका मतलब 38 लाख पर तो 30%, 11,40,000 प्लस 1,12,500, दिस इज 12,52,500। क्लियर है, कितना, 12,52,500। अभी हम लोगों ने HEC नहीं जोड़ा इसमें, 12,52,500। अब इस पे HEC जोड़ते हैं, क्या इस पे सरचार्ज जोड़ेंगे, इस पे सरचार्ज नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 50 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है। तो HEC जोड़ते हैं 4%, इसका 4% 50,100, तो ये ऐड कर दिया तो यहाँ पर हम लोगों का बनता है 13,02,600, राइट। ये हम लोगों का हो गया HEC के साथ। अब हम लोग निकालेंगे इनकम टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। ये 55 लाख है, तो उस केस में 55 लाख पर, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा हुआ, सरचार्ज भी लगेगा 10% के हिसाब से, राइट। तो वो भी कंसिडर करना होगा इसमें। ऑल्दो टोटल इनकम पर नहीं है लेकिन AMT पर लगेगा। तो आइए एडजस्टेड टोटल इनकम पर पहले नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। तो 45 लाख पर कितना परसेंट, 30% प्लस 1,12,500, 10 लाख तक पर लगता है। तो ये हो गया कितना, 14,62,500। इस पर आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, राइट। तो कितना हो रहा है सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% इज़ 1,46,250, है ना। इन दोनों को अपने ऐड कर लेंगे, दिस कम्स टू 16,08,750 इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। अब इसमें हम लोग ले लेंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो इसका 4% कम्स टू 64,350, 64,350 ऐड कर दीजिए एंड नाउ इट इज़ कितना, इट इज़ रुपीज़ 16,73,100, ठीक है। तो उस केस में इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा कौन सा है, ये है। तो इन दैट केस 16,73,100, समझ रहे हैं। तो ये छोटा सा, अभी हमें नहीं पता हाउ टू कैलकुलेट ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम, बट फिर भी एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो जब एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड करेगा 20 लाख, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई कर देंगे AMT को, है ना। मतलब हम लोग चेक करेंगे कि AMT के हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है और टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है, ठीक है। दोनों में से जो हायर होगा उसी के हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स निकाल लेंगे। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम अगर बढ़ता ही नहीं है 20 लाख से ज़्यादा, तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन चारों पर ये लगेगा ही नहीं, है ना। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, है ना, और ये सब पर। क्लियर। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये दिया हुआ है एक्ट में, लॉ में, क्या, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है। और रहा बात पार्टनरशिप का, तो उस पर तो लगेगा ही लगेगा, और लोकल अथॉरिटी भी जो है उस पर ही लगेगा, है ना। तो उन सब के लिए
हम लोग को ऐसे भी पढ़ना नहीं है, अपने को मेनली किसको किसको देखना है, अपने को इंडिविजुअल और HCF को देखना है, राइट। चल अभी अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, notwithstanding anything contained in this act where the regular, अब मेरे ख्याल से बहुत आराम से समझ में आएगा आपको, where the regular income tax payable for a previous year by a person other than a company is less than the alternate minimum tax payable for such previous year, the adjusted total income shall be deemed to be the total income of that person। तो सबसे पहले शिफ्ट कर देंगे, adjusted total income को should be considered as total income for that person for such previous year, and he shall be liable to pay income tax on such total income at the rate of 18.5%। इसका मतलब he will liable to pay income tax on adjusted total income at the rate of 18.5%। हाँ, further अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज भी दीजिए, और HEC एप्लीकेबल है तो HEC भी दीजिए। क्लियर है, तो ये एक हुआ। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, आइए देखते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग, राइट। तो एडजस्टेड टोटल इनकम और कुछ नहीं है, पहले निकालो आप टोटल इनकम, उस टोटल इनकम में आप ऐड करो कुछ, आप निकाल लीजिए पहले टोटल इनकम। चलिए लिख लीजिए सिंपल तरीके से एडजस्टेड टोटल इनकम। दिस इज ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। इसमें सबसे पहले ले लीजिए टोटल इनकम, जिसको आप नेट इनकम भी बोलते हैं कोई कोई, जिसको आप टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, मतलब इनकम आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। ठीक है, वो निकाल लो आप। उसमें फिर आप ऐड करेंगे क्या, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80IA to 80QQB, है ना। IA से लेकर के QQB, देखिए सब नहीं लिया आपने, 80C to 80U तक नहीं लिया है, राइट। वो सब डिडक्शन माइनस किया हुआ है रहेगा, लेकिन IA से लेकर के 80QQB तक का जो डिडक्शन होगा वो सब क्या होगा, आपको यहाँ पर ऐड बैक कर देना है ना। अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, है ना, फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। हम लोग अगर कोई डिडक्शन लिए हुए हैं तो उसको ऐड बैक कर लीजिए। ये 35AD क्या है, 35AD तो था स्पेशल बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, जो कि कोल्ड चेन फैसिलिटी का था, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है, गैस एंड ये जो आपका नेचुरल गैस, ये सब का ट्रांसमिशन का जो बिज़नेस करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं। उसी तरीके से स्पेसिफाइड स्टार से ऊपर जैसे कोई होटल बनाता है 3 स्टार 4 स्टार, उन लोगों को ये सब का सब डिडक्शंस मिलता है। तो स्पेसिफाइड तरह के बिजनेस पर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो उन सब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। ऑल्दो मिलना क्या चाहिए, डेप्रिशिएशन, लेकिन मिल जाता है 100% डिडक्शन। हाँ, वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों पर डिडक्शन नहीं मिलता है 100%, जैसे लैंड हुआ उस पर डिडक्शन नहीं मिलता है, फाइनेंशियल एसेट्स हुए उस पर डिडक्शन नहीं मिलता है 100%। अदरवाइज बिजनेस एंड प्रोफेशन में 35AD में हम लोग पढ़े हैं कि ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस में डिडक्शन मिलता है, 100% आप उधर डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। इसका और कहीं पर भी फिर डिडक्शन नहीं मिलता है। ऑल्दो वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, इजंट इट, जो कि आप यूज़ कर रहे हैं उस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। तो उसका जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल करके आप 100% डिडक्शन ले लिए तो उस पर तो डेप्रिशिएशन लिए नहीं होंगे, है ना। तो बोलता है यहाँ पर क्या कीजिए कि आप जितना डिडक्शन 35AD में लिए हैं उसको ऐड बैक कर दीजिए,
और उस पर सेक्शन 32 के हिसाब से जितना डिप्रिशिएशन मिलना था उसको लेस कर दीजिए, क्योंकि आपने डिप्रिशिएशन तो क्लेम किया नहीं होगा, आपने तो पूरा डिडक्शन ले लिया 100%। मान लीजिए 20 लाख का आपने एक मशीन खरीदा और उस मशीन का पूरा डिडक्शन ले लिया 100%, तो अब तो ज़ीरो वैल्यू है, तो आप सेक्शन 32 के हिसाब से उसको एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, है ना, और उस पर डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या बोलता है, आप क्या ऐड बैक कीजिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA टू 80 QQB, जो आपने टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए लेस कर दिया था, अब उसे ऐड बैक कीजिए। उसी तरीके से डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, आपने जितना ले रखा है उसे भी ऐड बैक कीजिए। उसी के अलावा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, है ना, जो हम लोगों का SEZ में जो इंडस्ट्रीज़ रहते हैं वो जितना एक्सपोर्ट करते हैं उस एक्सपोर्ट के ऊपर में उनको 100% का एग्जेम्पशन मिलता है। कहाँ? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। या अगर समझ लीजिए कि अब आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका इंडस्ट्री है और वहाँ से आप कुछ चीज़ बना करके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को जितना एक्सपोर्ट से इनकम होता है उसका 10AA में एग्जेम्पशन मिलता है। किसको? फॉर SEZ यूनिट्स को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट से जो भी प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो उस केस में वाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड टोटल इनकम यू नीड टू ऐड इट बैक। क्लियर है? आपको ऐड बैक कर देना है। तो ये सारा का सारा तो आपको ऐड करना है और लेस क्या करना है, फिर एक लेस करना है डेप्रिशिएशन ऑन एसेट्स। Depreciation on assets on which deduction under section 35 AD claimed and added back। मतलब क्या हुआ इसका? अरे भाई वो एसेट जिसको आपने 35 AD के अंदर 100% डिडक्शन ले लिया था उसको तो इधर ऐड बैक कर दिए, है ना, उसको इधर हम लोग ऐड बैक कर दिए हैं। जब उस एसेट को हम लोग ऐड बैक कर दिए हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर हम लोगों को कोई डिडक्शन नहीं मिला, और जब उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिला है तो बोला भाई वो बिजनेस में यूज़ होने वाला एसेट है ना, तो उस पर डिप्रिशिएशन आप चार्ज कीजिए, बिकॉज एक्चुअल बुक्स में उस पर डिप्रिशिएशन नहीं, उस पर 100% आप डिडक्शन ले लिए होंगे। तो अब आप उस पर क्या कीजिए, डिप्रिशिएशन चार्ज कीजिए। इज दिस क्लियर? तो ये आ गया आपका क्या, ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस एडजस्टेड टोटल इनकम पर आपको क्या करना है, एट द रेट ऑफ 18.5% टैक्स निकालना है। ठीक है? कब? इफ़ the income of individual or HUF as the case may be, है ना, is exceeding ₹20 lakh as far as this income, adjusted total income, है ना, that exceeds 20 lakh, in that case we need to check कि क्या, कि भाई what is the adjusted total income, further what is the tax liability at the rate of 18.5% plus surcharge plus HEC, राइट। तो ये निकालना है हम लोग को, है ना। अभी हम लोग पीछे चलते हैं एक बार फिर से, ये वाले शीट में आइए। क्या हुआ, आपने टोटल इनकम निकाला 25 लाख, फिर आपने कुछ ऐड लेस किया, अभी तुरंत हमने देखा, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग सब कोई, क्या क्या ऐड किया, क्या क्या लेस किया। सबसे पहले टोटल इनकम लिए, उसमें क्या ऐड किए, करेक्ट, उसमें ऐड किए हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA टू 80 QQB, है ना। तो 80 IA टू 80 QQB तो बहुत सारा डिडक्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने जो जो पढ़ा है वो सारा का सारा चीज़ ही हम लोगों को के लिए मतलब का है। ठीक है? जैसे 80 RRB है, QQB है, ये सब 80P और ये सब का सब कुछ हम लोग ऐड बैक नहीं करेंगे।
क्योंकि हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये सब पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम लोग को वो सब पढ़ना ही नहीं है, तो टेंशन मत कीजिए, अपने जो जो पढ़े हैं दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अस, उसी के हिसाब से जो जो डिटेल्स दिया रहेगा हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो सबसे पहले 80 IA टू 80 QQB तक के डिडक्शंस को हम लोग ऐड बैक करेंगे। दूसरा क्या ऐड बैक करेंगे, सेक्शन 35 AD में अगर हम लोगों ने कोई स्पेशल डिडक्शन लिया है उसको ऐड बैक करेंगे। अगर मेरा वैसा बिजनेस ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा ही नहीं, वो इग्नोर इट। थर्ड, हम लोग अगर एग्जेम्पशन क्लेम किए हैं अंडर सेक्शन 10AA तो उस एग्जेम्पशन को भी ऐड बैक कर देंगे। तो ये सारे चीज़ को ऐड बैक करेंगे। और डिडक्शन क्या चीज़ का लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे डिप्रिशिएशन का, ठीक है, डिडक्शन ले लेंगे डिप्रिशिएशन का। ये सब को करने के बाद ATI निकालेंगे। ATI में 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस लगाएंगे। ये सब लगाने के बाद एक टैक्स लाइबिलिटी आएगा। दूसरा फिर नॉर्मल जो हम लोगों का टोटल इनकम आया है उस पर टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। दोनों में जो ज़्यादा होगा दैट शुड बी कंसिडर्ड एज इनकम टैक्स। इज़ दिस क्लियर? और अगर समझ लीजिए टैक्स लाइबिलिटी हमारा ये इसके हिसाब से ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल इनकम के हिसाब से तो वही लेंगे, और ATI के हिसाब से ज़्यादा आ रहा है तो वो लेंगे। और यहाँ पर ये भी बोल देता है कि इफ़ टैक्स लाइबिलिटी एज पर ATI इज़ हायर इज़ मोर, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ATI को ही टोटल इनकम भी बोल देंगे, है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम को ही टोटल इनकम बोलेंगे। इज़ दिस क्लियर? चलिए, तो ये था आपका। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये तो भारी है, यस बहुत भारी है, कि भाई हमें एक्चुअल के हिसाब से हमें जो इनकम निकालना, एक्चुअल इनकम के हिसाब से जो टैक्स लाइबिलिटी निकालना था वो निकाल करके दे रहे हैं, इनकम टैक्स ही एग्जेम्पशन दे रहा है, इनकम टैक्स ही डिडक्शंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं सब एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को विदड्रॉ करके हमें ज़्यादा टैक्स ले रहा है। तो ये तो बेसिकली एक तरह का चीटिंग है। तो इनकम टैक्स बोलता है कि भाई डरो मत, आपने कभी अगर इसके चलते एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया ना, इस प्रोविज़न के चलते 115 JC के चलते अगर आपने कभी एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया ना, तो इन दैट केस जितना एक्स्ट्रा टैक्स देते हो आप वो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे 15 असेसमेंट ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक? 15 असेसमेंट ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। और फ्यूचर में जब आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा आएगा, क्या, जब टैक्स ऑन टोटल इनकम ज़्यादा आएगा तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हो। इज़ दिस क्लियर? ध्यान से, कितना, अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ पैसा दिया, चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, वी हैव पेड कितना एक्स्ट्रा, चेक, वी हैव पेड 4,23,280, हमें ये पे करना था, जब पे किए हम लोग, सॉरी, जबकि करना था 3,04,200, तो आप इससे 3,04,200 लेस कर दीजिए। यहाँ पर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे AMT क्रेडिट, जो आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप ₹1,19,080। दिस माइनस दिस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 15 ईयर्स तक, है ना। अब अगले साल जब हमारा एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा आएगा तो वी कैन एडजस्ट दिस अमाउंट। हाउ? उसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। अब अगर इधर बात करें तो यहाँ तो AMT इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो बात ही नहीं होता है। यहाँ बात करें तो हियर ऑल्सो लाइक वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कैरी फॉरवर्ड अराइजेस। फिर इधर बात करते हैं तो यस, बिकॉज आवर tax liability on total income is 13,02,600, whereas we are making payment of 16,73,100. तो 16,73,100 less कितना, that is 13,02,600, 13,02,600, तो क्या आ गया भाई, 3,70,500। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे AMT क्रेडिट कैरीड फॉरवर्डेड कितना,
3,70,500 दिस माइनस दिस, समझ रहे हैं? उतना का AMT क्रेडिट हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे ये भी देखना है हम लोगों को, बट समझ में आया होगा। अब इनकम टैक्स बोलता है डोंट वरी, ये जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, ये सरकार को मिल गया AMT के नाम से। अब फ्यूचर में जब आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आएगा तो आप एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करने जाएंगे तो उस समय ये AMT का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे धोखा से ज़्यादा पैसा लिया गया। भाई हर साल गवर्नमेंट को चाहिए रोड बनाने के लिए पैसा, ब्रिजेस बनाने के लिए पैसा, है ना, सिक्योरिटी के लिए पैसा, डिफेंस के लिए पैसा, नेता लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा, एम्यूनिटीज़ देने के लिए पैसा हर साल चाहिए, है कि नहीं? तो जब ये पैसे हर साल चाहिए गवर्नमेंट को, तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस आप अगर नहीं दोगे पैसे तो फिर दिक्कत होगा गवर्नमेंट को चलाने में। इसीलिए अब इस साल आप एक्स्ट्रा पैसा दे दो और अगले साल जब आपका नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी बनेगा उसमें से आप ये एडजस्ट कर देना, है ना, और अगले साल बाकी का आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट? ठीक है ना? तो ये बेसिकली आपका हो गया क्या, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि उस पर एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग को समझना है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये प्रोविज़न को। Tax credit in the excess of AMT paid over the regular income tax payable under the provision of this Income Tax Act 1961, under the Income Tax Act 1961 for the year. Such tax credit shall be carried forward and set off against the income tax payable in the latter year to the extent of excess of regular income tax payable under the provision of the Act over the AMT payable in that year. The balance tax credit, if any, shall be carried forward to the next year and set off in that year in the similar manner. ठीक है, AMT credit can be carried forward for set off up to a maximum of 15 years, है ना, 15 assessment years succeeding the assessment year in which the credit becomes allowable. तो हम लोगों को सेक्शन 115 JD में परमिशन मिलता है कि भाई जो एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट किए हैं उसको 15 साल तक हम क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं। आइए, ये जो शीट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्वेश्चन फर्स्ट, पहले सेकंड बनाते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके मॉड्यूल का ही है ना, ये आपके मॉड्यूल का है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, बनाएंगे उसको भी। पहले हम लोग चलिए सेकंड बनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है मिस्टर रवि हैज़ फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। तो मिस्टर रवि बोल करके एक एसएससी है, उनका इनकम दिया हुआ है 1920 का। क्या क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 7,50,000। ओके, फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, और वो भी ट्रेडिंग इनकम है, मतलब नॉर्मल आप परचेज सेल कर रहे हैं वैसा बिजनेस है आपका। ठीक है, तो ट्रेडिंग इनकम है। उसके बाद है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, स्पेशल बिजनेस है अंडर सेक्शन 35 AD, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 AD का, जिससे आपको 4 लाख का इनकम हुआ है। मतलब दैट इनकम इज़ कंप्यूटेड, इट्स नॉट दैट दे हैव गिवन यू रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स ये सब का फिगर नहीं है, रादर वो क्या है, इनकम ही बता रहे हैं। तो इन दैट केस हम लोग लेंगे इनकम। फिर क्या, फिर आगे बोल रहा है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, रॉयल्टी ऑन पेटेंट, है ना, 2,50,000। तो रॉयल्टी ऑन पेटेंट पर ध्यान होगा, आपको डिडक्शन मिलता है 80 QQB में, 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, जो हम लोग पढ़ रखे हैं 80s में। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 4 लाख का। ठीक है, तो और इसके साथ साथ ही इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1 लाख,
80D 25,000 एंड 80QQB, ये तो आएगा भाई, है ना, 2,50,000. He has purchased a plant and machinery of rupees 20 lakh for his special business under section 45 AD, on which he has claimed 100% deduction in computing income as given above. तो ये जो 4 लाख का इनकम जो दिया हुआ है उसमें वो 20 लाख का इस प्लांट एंड मशीनरी का 100% डिडक्शन ले चुका है, उसके बाद 4 लाख का डिडक्शन है, इनकम है. Is alternate minimum tax applicable in the given case? Compute the tax liability of Mr. Ravi for the assessment year 2021. तो हम लोगों को AMT चेक करना है एप्लीकेबल है कि नहीं है और फिर देखना है. तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले क्या करें, नॉर्मल टोटल इनकम निकालते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं कि इसका क्या पोजीशन बनता है. ठीक है, तो चलिए कंप्यूटेशन ऑफ total income and tax liability of Mr. Ravi for the assessment year 2020-21. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी का. इट्स नॉट एडजस्टेड टोटल इनकम. आफ्टर दैट हम लोग वो देखेंगे. तो हम लोग क्या करें, चलिए सबसे पहले ले लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कितना है बंदे का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 7,50,000. तो ले लिए स्ट्रेट अवे 7,50,000. बिकॉज दिस इज़ एन इनकम, इसीलिए आफ्टर गिविंग ऑल डिडक्शन, है ना, जो भी उधर था आपका पूरा 24 का भी डिडक्शन ये सब ले लिया, 30% एंड ऑल, ये सब ले करके ये इनकम है. फिर क्या है, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. पहला है ट्रेडिंग इनकम. कितना है भाई ट्रेडिंग इनकम? 15 लाख ले लीजिए, 15 लाख, है ना. स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, इसका 4 लाख का है ना. और फिर लेंगे रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट, ये सब कंप्यूटेड है 2,50,000. तो हिसाब से देखा जाए 19 और 2 21,50,000 का बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम हो गया, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. फिर C है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्या आ रहा है भाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 4 लाख. तो ले लीजिए 4 लाख यहाँ पर. एक ही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो स्ट्रेट अवे 4 लाख. राइट, तो आपका कितना इनकम हो गया, 21 और 7 28, 29 और 4 33 लाख का GTI हो गया. ग्रॉस टोटल इनकम 33 लाख. ठीक है, तो 33 लाख का आपका क्या हो गया, GTI हो गया. ठीक है, तो ये जो 33 लाख का आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, इसमें से आपको डिडक्शन देना है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C सबसे पहला है. तो भाई कितना है बताओ, 1 लाख है, 80D 25 है और QQB 2,50,000. 80C है 1 लाख. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 25,000 एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB है 2,50,000, है ना. अब
एक्ट क्या बोल रहा है, हाउ टू कैलकुलेट दीज डिडक्शंस, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं 80s में। यहाँ पर हम लोग को देखना है मेनली एप्लीकेशन ऑफ AMT, इसीलिए फोकस उसी पर है। ओके, बाकी सब कुछ तो हेडवाइज हम लोग देख ही चुके हैं और डिडक्शन भी चैप्टर 6 में देखे हैं। तो उस केस में यहाँ पर हो गया ये कितना, 213,75,000, 3,75,000। इसका डिडक्शन हम लोगों को मिल जाएगा तो 29,25,000 का नेट इनकम होगा। इसको टोटल इनकम भी बोलते हैं, है ना, या टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। तो दिस इनकम इज़ बेसिकली टैक्सेबल फॉर अस। तो चलिए अभी हम लोग इस पर इनकम टैक्स निकालते हैं। भाई सरचार्ज नहीं आएगा इस पर, है ना, 29,25,000 है तो इस पर तो अभी सरचार्ज नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं 29,25,000, इसमें 10 लाख पर तो 1,12,500 है, आपको पता होगा। 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगता है, फिर 2.5 to 5 लाख 5% लगता है, उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख 20% लगता है। तो 5 लाख टू 10 लाख बना 5 लाख, उस पर 20% 1 लाख का टैक्स लाइबिलिटी, एंड 2,50,000 पर 5% का टैक्स लाइबिलिटी, दैट कम्स टू 12,500। तो 1,12,500 तो 10 लाख तक होगा ही होगा। अब आपको 19,25,000 पर 30% निकाल लेना है, 5,77,500 और प्लस 1,12,500, तो टोटल इज 6,90,000। इस पर सरचार्ज नहीं आएगा, सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा एट द रेट ऑफ 4%। ये कितना है 4%, 27,600, which makes it 7,17,600. मैं इधर लिख रहा हूँ 7,17,600। हो गया? ठीक है, दिस इज योर इनकम टैक्स पेएबल, है ना। बट इन जनरल तो यही होता, और टोटल इनकम पर हमने टैक्स लाइबिलिटी निकाल लिया। बट अब AMT एप्लीकेबल होगा, AMT को चेक करना है। अब निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। अब ये कंप्यूट करके चेक करेंगे तो उस केस में क्या होगा रिजल्ट, आइए उसके लिए लेंगे टोटल इनकम। सबसे पहले टोटल इनकम कितना है, हम लोगों ने निकाला 29,25,000, ये है टोटल इनकम। 29,25,000, इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन, क्या 80C, नहीं सब नहीं, IA से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर हम लोग के लिए सिर्फ 80QQB है, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB ये आप सबसे पहले ऐड बैक कीजिए, कितना, दैट इज 2,50,000, ठीक है। फिर आप क्या कर लीजिए, क्या आपका एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10A, नहीं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तो ये है नहीं, और ना ही ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो वो छोड़ दो आप फिर डिडक्शन को ऐड बैक करो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD कितना है, 4 लाख का तो ये इनकम आया है, बट डिडक्शन आपने कितना लिया है, बोलता है ही परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹20 लाख फॉर हिज स्पेशल बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD ऑन विच ही हैज़ क्लेम्ड 100% डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम एज गिवन अबव। तो बोल रहा है क्या भाई, ये जो इनकम दिया हुआ है 4 लाख, दैट इज़ आफ्टर डिडक्टिंग दिस 20 लाख, तो आपको क्या करना है, इसको ऐड बैक कर देना है, ठीक है। तो आपने इसका बेनिफिट लिया तो 20 लाख को ऐड बैक कर दीजिए।
बट इसका डेप्रिशिएशन का डिडक्शन इज अलाउड टू यू, है ना। तो आप ले लीजिए डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32 जो मिलता है जनरल 32 तो डेप्रिशिएशन का नॉर्मल सेक्शन है, अंडर सेक्शन 32 ऑन प्लांट एंड मशीनरी acquired for specified business on which 100% deduction was claimed, है ना। डेप्रिशिएशन जो अब हम लोग नॉर्मल रेट से देंगे इस पर अंडर सेक्शन 32 ऑन दैट प्लांट एंड मशीनरी विच वाज अक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ऑन विच 100% डिडक्शन वाज क्लेम्ड, जिस पर हमने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया था, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों का 20 लाख का एसेट है, इस पर 15% डिडक्शन मिलता है। भाई डेप्रिशिएशन का नॉर्मल डिडक्शन तो प्लांट एंड मशीनरी पर 15% है, बिल्डिंग पर 10% है, फर्नीचर पर भी वही 10% है ना। बाकी और अलग अलग स्पेसिफाइड रेट से अलग अलग चीज़ पर देते हैं डिडक्शन, ठीक है। तो हाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर ये लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ होगा तो उस केस में डिडक्शन सिर्फ इस पर हाफ मिलेगा। मतलब जैसे आप नॉर्मल तरीके से डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं सेम वैसे ही डिडक्शन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए ये ले लिया हमने, कितना आएगा 3 लाख का ये डिडक्शन हम लोग क्लेम यहाँ करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए। और कुछ तो है नहीं, तो आइए 29,25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 20 लाख लेस 3 लाख 48,75,000, है ना। ये हमारा कहलाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, है ना। 80G वाला एडजस्टेड टोटल इनकम का अलग फॉर्मूला था, इजंट इट। उसमें जो निकालते थे वो GTI से लेकर के आते थे, है ना। तो 80GG का भी अलग था, इसका अलग है, राइट। चलिए तो ये आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग कितना लगा देंगे, 18.5% का टैक्स लाइबिलिटी लगा कर देखें। इस पर भी सरचार्ज नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इनकम टैक्स ऑन ATI 48,75,000 का 18.5%, यह है 9,01,875, 9,01,875, ठीक है। इस पर सरचार्ज नहीं आएगा, स्ट्रेट अवे HEC आएगा एट द रेट ऑफ 4%, 36,075 ऐड कर लीजिए, 9,37,950, ठीक है। ये आ गया क्या, इनकम टैक्स ऑन, ये तो सिर्फ इनकम टैक्स आया था HEC, ये टोटल टैक्स ऑन ATI, यहाँ आ गया टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम है, ये टोटल टैक्स ऑन ATI है। कौन ज़्यादा है, 9,37,915 ज़्यादा है। देयरफॉर इनकम टैक्स लाइबिलिटी है ना, दैट इज हायर ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम and tax on adjusted total income, and that comes to 9,37,950. So income tax liability is nothing but higher of what, tax on total income and tax on adjusted total income. दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही बेसिकली आपको देखना रहेगा, राइट। चलिए, क्या इसमें हम लोगों को कुछ AMT क्रेडिट
बनता है? चलिए चेक करते हैं। ऑल्दो मांगा नहीं है बट AMT क्रेडिट चेक करते हैं। चलिए, तो आपका क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी किसके हिसाब से आया है? ATI से, एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से आया है, ना कि टोटल इनकम से के हिसाब से आया है। यहाँ पर AMT क्रेडिट टू बी कैरीड फॉरवर्डेड कितना? दैट इज 9,37,950 लेस 7,17,600, 7,17,600, ये हो जाएगा 2,20,350। इतना का AMT क्रेडिट 2,20,350 का ये हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 15 ईयर्स के लिए, है ना? समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन करना रहेगा, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और उसको भी बना लेते हैं। ऑल्दो इसका सॉल्यूशन आपके मॉड्यूल में होगा, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, मिल करके बना लेते हैं इसको। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए। Mr. X an individual set up a unit in special economic zone, SEZ का यूनिट है ना, in the financial year 15-16 for production of washing machines. The unit fulfills all the conditions of section 10A of the Income Tax Act 1961. मतलब ये अगर एक्सपोर्ट करेगा तो इसको 10AA में एग्जेम्पशन मिलेगा, जितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा ना उसका, है ना, इसको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लियर? तो आइए एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसका एग्जेम्पशन भी ले लेंगे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ही हैज़ ऑल्सो सेट अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये 35 AD के लिए आ गया। It fulfills all conditions of section 35 AD. Capital expenditure in respect of warehouse amounted to rupees 75 lakh including the cost of land. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने का है? 75 लाख का, लेकिन उसमें लैंड का कॉस्ट है कितना? 10 लाख। तो अगर आपको 35 AD में डिडक्शन लेना है तो इन दैट केस आप 35 AD में डिडक्शन सिर्फ 65 लाख का ले सकते, लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। द वेयर हाउस became operational with effect from 1st April 2019. इसका मतलब 1920 में ये डिडक्टेबल है। And the expenditure of 75 lakh was capitalized in the books. भाई बुक्स में ना कैपिटलाइज किए, आप अकाउंटिंग जो करते हैं कीजिए आप अकाउंटिंग, इनकम टैक्स अलग है और अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका अलग होता है और इनकम टैक्स का प्रॉफिट अलग होता है। Relevant detail for the financial year 1920 are as follows. Particulars: profit of units located in SEZ. SEZ का जो यूनिट है उससे आपको प्रॉफिट हुआ है 40 लाख का। तो SEZ के यूनिट से 40 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि ये सारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट है और इसका एग्जेम्पशन मिल गया। अदरवाइज कुछ बोलेगा तो हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का एग्जेम्पशन ले लेंगे 10AA में। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ अबव यूनिट इज़ 80 लाख एंड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ अबव यूनिट इज़ 20 लाख। इसका मतलब टोटल सेल्स है हमारा 1 करोड़ का, 1 करोड़ में 80 लाख एक्सपोर्ट सेल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 करोड़ में हम लोगों ने 40 लाख अर्न किया है। तो अगर 1 करोड़ में हम लोगों ने 40 लाख अर्न किया है तो फिर एक्सपोर्ट सेल्स जो है हम लोगों का कितना? 80 लाख। उस 80 लाख में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो वो प्रॉफिट का एग्जेम्पशन ले लेंगे हम लोग सेक्शन 10AA में। क्लियर? फिर क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD इज 1 करोड़ 5 लाख। ठीक है भाई। कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115 JC पेबल बाय मिस्टर X फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर? इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। बट बिना इनकम निकाले कहाँ से टैक्स लाइबिलिटी होगा? पहले तो आपको टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, उस पर देखना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना है?
फिर आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है, फिर उस पर देखना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। चलिए पहले हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या नाम था, एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। चलिए, सिर्फ एक ही इनकम दिया हुआ है, बिजनेस इनकम, और कुछ तो है नहीं, है ना। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था बहुत सारा इनकम्स था। आइए सबसे पहले पीजीबीपी ले लेते हैं, और पीजीबीपी भी एससीजेड का ले लेते हैं। एससीजेड में इसने 40 लाख अर्न किया है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। तो प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट 40 लाख इन अ कॉलम, है ना। प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट। अब इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 10AA हम लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो अभी इसका प्रॉफिट तो 40 लाख है, ये 1 करोड़ पर कमाया है, और 80 लाख इसमें क्या है, एक्सपोर्ट सेल है। तो प्रोपोर्शनेटली हम लोगों ने निकाल लेना है, क्या होगा यहाँ पर 32 लाख। ये हम लोगों को एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो हम लोगों का टैक्सेबल इनकम इधर आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम SEZ जो है 8 लाख का हो गया। फिर क्या, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो प्रॉफिट फ्रॉम, सेकेंड लेते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये है 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट हमने अर्न किया वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से, लेकिन इसमें डिडक्शन लेना है हम लोगों को अंडर सेक्शन 35AD, है ना। ये 35AD वेयर हाउस के लिए डिडक्शन लेना है। देखिए बोला ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही है ये सेटअप किया, क्या, स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो हम लोग क्या माने इसको कि ये जो वेयर हाउस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ये वेयर हाउस के बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है, ये वेयर हाउस के प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी हो सकता है। किसके लिए हुआ है ये वेयर हाउस के किस चीज़ के लिए हुआ है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इन दैट केस क्या करें, हम लोग अजम्पशन कर लेंगे ये वेयर हाउस के बिल्डिंग के लिए, एक अजम्पशन लिख लेंगे। और खैर बिल्डिंग हो चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, डिडक्शन तो हम लोग को 100% मिलता है। तो हम लोग 65 लाख का डिडक्शन लेंगे। आप बोलेंगे गलत लिख रहे हैं सर, 65 नहीं 75 होना चाहिए। नहीं, 10 लाख लैंड का कॉस्ट है, राइट। 10 लाख उधर किसका कॉस्ट है, लैंड का कॉस्ट है, और लैंड के कॉस्ट पर डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो 1 करोड़ 5 लाख लेस 65, तो 40 लाख ही बचेगा। और कोई इनकम है नहीं, तो GTI ले लेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम 48 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 48 लाख, राइट।
फिर क्या करने का है, फिर हम लोग मूव करते हैं फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। ये डिडक्शन है नहीं इस क्वेश्चन में, हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा क्या, 48 लाख। क्या आ गया आपका, टोटल इनकम, जिसको नेट इनकम भी बोल सकते हैं, टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। 48 लाख आ गया ये। अब इस पर इनकम टैक्स निकाल लेते हैं, इनकम टैक्स। चलिए, ऑन टोटल इनकम, तो 48 लाख लेस 10 लाख, 38 लाख पर 30%, 11,40,000 और 1,12,500, तो 12,52,500, 12,52,500। HEC ले लेते हैं, HEC एट द रेट ऑफ 4%। सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि 50 क्रॉस नहीं कर रहा है। 50,100, ये हो जाएगा 13,02,600। कितना, 13,02,600। ये हो गया इनकम टैक्स, या टोटल टैक्स लिखते हैं, टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। एक कैलकुलेशन हुआ। अब हम लोग एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से AMT कैलकुलेट करेंगे। आई नेक्स्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी of Mr. X for the assessment year 2020-21। ठीक है, क्या होगा भाई, टोटल इनकम पहले ले लेते हैं। कितना है हमारा टोटल इनकम, टोटल इनकम है 48 लाख, राइट। ये जो टोटल इनकम है 48 लाख। अब इसमें कुछ ऐड लेस करेंगे, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले डिडक्शन है क्या, 80C to 80U कोई डिडक्शन ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर लेते हैं क्या, हाँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, ठीक है। तो ये कितना डिडक्शन लिए, हम लोग 65 लाख का डिडक्शन लिए। कितना डिडक्शन, 65 लाख का। ऐड बैक कर देते हैं, है ना। फिर एग्जेम्पशन लिया हम लोगों ने अंडर सेक्शन 10AA, उसको भी ऐड बैक करेंगे, 32 लाख का, ठीक है। चलिए सबको ऐड बैक करते हैं, तो 48 लाख प्लस 65 लाख प्लस 32 लाख, ये हो गया 1,45 लाख। बट एक डिडक्शन भी तो लेना है ना, डेप्रिशिएशन का, ठीक है। अंडर सेक्शन 32 फॉर द वेयर हाउस on which deduction under section 35AD has been claimed, यहाँ 100% डिडक्शन ले लीजिए, है ना, on which 100% deduction under section 35AD has been claimed and added back।
तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 फॉर द वेयर हाउस ऑन विच 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD हैज़ बिन क्लेम्ड एंड एडेड बैक। ठीक है, तो हमने डिडक्शन क्लेम किया था, उसको अब एड बैक भी कर दिया, यहाँ पर कर दिया ना 65 लाख। इस पर डिप्रिशिएशन लेना है। हम लोग मान लेते हैं ये वेयर हाउस ही है, ये बिल्डिंग है तो एट द रेट ऑफ कितना परसेंट ले लेते हैं, 10%। तो कितना आ जाएगा, दिस इज 6,50,000, है ना। नीचे अजम्पशन लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई हम लोगों ने क्या अजम्पशन किया है। तो ये हो जाएगा 1,38,50,000 और इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। कैसा इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस पर इनकम टैक्स क्या आएगा, ऑन ATI एडजस्टेड टोटल इनकम पर इनकम टैक्स आएगा 1,38,50,000 पर at the rate of 18.5%, at the rate of 18.5%। ये हो जाएगा 25,62,250, 25,62,250। क्या इस पर सरचार्ज आएगा, हाँ ये तो 1 करोड़ से एक्सीड कर गया, तब तो फिर सरचार्ज 10% था 50 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक तो सरचार्ज 15% है। तो आपको इसमें लेना पड़ेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। तो लीजिए इसका 15%, इट इज़ 3,84,338 कर देते हैं, 3,84,338, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 29,46,588। ठीक है, 29,46,588। और इस पर हम लोग देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से। ठीक है, इस पर 4% आप लीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड दिस इज 1,17,864, 1,17,864। तो आप ऐड करके देखिए, दिस इज 30,64,452। तो इनकम टैक्स टोटल टैक्स ऑन adjusted total income, this is 30,64,452। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग इन मल्टीपल ऑफ ₹10, तो 50 कर देंगे। बाय द वे कौन ज़्यादा है, बट ऑब्वियस टोटल टैक्स ऑन ATI ज़्यादा है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, सिंस टोटल टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम इज़ higher, tax liability will be ₹30,64,450। राउंड ऑफ करते हैं, ध्यान रहना चाहिए, 36,64,450, राइट। क्योंकि आपका कौन सा ज़्यादा है, ये AMT के हिसाब से आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताएंगे कि कितना हम लोग AMT क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहीं ले लेते हैं, AMT क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड करेंगे, दिस माइनस दिस। हमें नॉर्मल के हिसाब से देना था 13,02,600, जबकि हमने AMT के हिसाब से दिया 30,64,450। तो कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम लोगों का कैरी फॉरवर्ड होगा 17,61,850, है ना। ये जो हम लोगों का AMT के हिसाब से पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल टैक्स का जो रूल है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा दे रहे हैं,
तो हम लोग जितना एक्स्ट्रा दिए 17,61,850 ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में ये हमारा इनकम टैक्स से एडजस्ट होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, नहीं हुआ तो पॉज करके कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा कैरी फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसी एग्जाम्पल का अमाउंट को लेकर के चलते हैं, ठीक है। से हम लोगों का AMT क्रेडिट कितना है, अभी तुरंत हमने निकाला 17,61,850, 17,61,850 ये है हमारा AMT क्रेडिट जो अवेलेबल है, ठीक है। से नेक्स्ट ईयर हम लोग बस इसी को समझ रहे हैं कि ये क्रेडिट कैसे एडजस्ट होगा। नेक्स्ट ईयर टैक्स लाइबिलिटी एज लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम, अगले साल मान लीजिए टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम आता है से 21 लाख, है ना, और टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम आता है हम लोगों का से 19,50,000, ठीक है। हम लोगों का AMT के हिसाब से अगले साल टैक्स लाइबिलिटी आता है 19,50,000 और जबकि नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से आ रहा है 21 लाख। तो बताइए अब हम लोग को पे तो करना पड़ेगा क्या 21 लाख, देयरफॉर टैक्स लाइबिलिटी होगा कितना 21 लाख, है कि नहीं, वो ज़्यादा आ रहा है भाई अगले साल, तो उस केस में टैक्स लाइबिलिटी हम लोगों का होगा 21 लाख। अब ये 21 लाख का टैक्स देने जाएंगे, हम लोग बोलेंगे अरे हमारे पास तो 17,61,850 का AMT क्रेडिट बचा हुआ है, चलो लेस कर दो और हमें सिर्फ अराउंड 3,39,000 के आसपास देना रहेगा। तो पूरा का पूरा लेस करने के लिए जाएंगे, मिलेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, आपको कितना मिलेगा AMT क्रेडिट सेट ऑफ AMT क्रेडिट सेट ऑफ करने सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना का डिफरेंस, उतना तक ही मिलेगा जितना का डिफरेंस इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स निकाला है और एडजस्टेड टोटल इनकम में जो टैक्स निकाला है। आपको कितना सेट ऑफ करने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 का। कितना सेट ऑफ करने मिलेगा, सिर्फ 1,50,000 का, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आंख बंद करके चलो अगले साल ले लिए, अरे बाबा इतना तो मिनिमम टैक्स आपको देना ही है ना, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो इतना 19,50,000 देना ही है, तो कैसे सेट ऑफ करने दे देगा आपको। और इसीलिए अब आपको सेट ऑफ करने सिर्फ मिला 1,50,000, तो आपका कितना होगा 19,50,000 इज टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल, ठीक है। तो AMT क्रेडिट सेट ऑफ करने सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आपका क्या है एक्चुअल जो आपका टोटल इनकम है उस पर टैक्स लाइबिलिटी जो है जितना एक्सीड करता है एडजस्टेड टोटल इनकम पर टैक्स लाइबिलिटी से, वो जो डिफरेंस होगा उतना का AMT क्रेडिट आपको कैरी फॉरवर्ड करने उतना का AMT क्रेडिट आपको सेट ऑफ करने मिलेगा। भाई अब आप इस साल AMT क्रेडिट कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, AMT क्रेडिट टू बी कैरीड फॉरवर्डेड 17,61,850 था, जिसमें से 1,50,000 आप क्या करेंगे, एडजस्ट कर लिए भाई इस साल, तो बचेगा कितना 17,61,850 माइनस 1,50,000, इट इज़ 16,11,850। ये आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। से नेक्स्ट ईयर फिर कहानी देखते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अगले साल
से टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम, ये आ गया 25 लाख, है ना, और टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, ये आ गया मान लीजिए 15 लाख। ठीक है, तो भाई कौन ज़्यादा है? टोटल इनकम पर टैक्स ज़्यादा है, देना तो यही टैक्स है, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा 25 लाख, ये 25 लाख। इसमें से लेकिन आप AMT क्रेडिट सेट ऑफ करेंगे, AMT क्रेडिट सेट ऑफ कितना करेंगे? क्या पूरा कर लें? नहीं बाबा, पूरा नहीं कर सकते। कितना है? 16,11,850 है। क्या पूरा कर लें? नहीं कर सकते पूरा। क्यों नहीं कर सकते पूरा? भाई आप मैक्सिमम कर सकते हैं जितना आपका टैक्स टोटल इनकम पर एक्सीड करता है, किससे? टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम से। तो ये सिर्फ 10 लाख एक्सीड कर रहा है, तो आप सिर्फ कितना राइट ऑफ कर सकते हैं, कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? 10 लाख। अब आपका क्या आ जाएगा नेट टैक्स पेबल? ₹15 लाख। इसका मतलब गवर्नमेंट ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि आप 15 लाख से तो नीचे, मतलब टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम से तो नीचे टैक्स देना नहीं है आपको, क्योंकि उसका नाम ही है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उसका नाम ही है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो आपको 15 लाख तो फिर देना ही होगा, राइट। अब कितना AMT क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप? आपके पास ओपनिंग में था 16,11,850, 16 यहाँ नहीं लिखा रहा है, 16,11,850, जिसमें से आपने 10 लाख एडजस्ट कर दिया, है ना। तो क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा 6,11,850। ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसी तरीके से सेट ऑफ करते चलेंगे, राइट। तो ये था आपका प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 115 JD, जो आपको सेट ऑफ करने का ऑप्शन था, ठीक है। तो JCD JD हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो यही था बेसिकली आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। जल्दी से एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलता है? अगर आपका जो टोटल इनकम है उस पे जो टैक्स लाइबिलिटी आता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सरचार्ज एंड सेस, और आपका एडजस्टेड टोटल इनकम पर जो टैक्स लाइबिलिटी आता है, उस दोनों को कंपेयर करना है। जिसका टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होगा वही आपको पे करना है। अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम पर टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा आ जाता है, तो इन दैट केस आपको टैक्स पे करना है एडजस्टेड टोटल इनकम पर, और वही एडजस्टेड टोटल इनकम आपका मान लिया जाएगा टोटल इनकम, और उस पर आपको टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस और जो भी एजुकेशन सेस होता है ना, वो सब आपको ऐड करना है। फिर बोलता है कि ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न एप्लीकेबल कंपनी को छोड़ करके बाकी सब एसएससी पर है, ठीक है। लेकिन बाकी सब एसएससी में 4 एसएससी ऐसे हैं जिनको कुछ बेनिफिट मिलता है, उन पर ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स तभी एप्लीकेबल होगा जब उनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख एक्सीड करे, है ना, तो ही ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? बोलता है आप टोटल इनकम जैसे निकालते हैं वही लीजिए, उसमें फिर आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA to 80 QQB तक आप ऐड बैक कर लीजिए। इसमें जो जो प्रोविज़न्स हम लोग के लिए पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए परेशान मत होइएगा, है ना। अदरवाइज़ उसका डिटेल दे देगा तो आप आराम से उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। क्लियर? तो आप सबसे पहले टोटल इनकम में ऐड बैक कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA to 80 QQB, फिर आप ऐड बैक कीजिए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 AA जितना आपने क्लेम किया, फिर आप ऐड बैक कीजिए आपने 35 AD का जितना डिडक्शन क्लेम किया 100% के हिसाब से, उसको आप ऐड बैक कर लीजिए, और फर्दर एक डिडक्शन दीजिए डेप्रीशिएशन
अंडर सेक्शन 32 उन एसेट्स पर जिसका डिडक्शन आपने 35 AD में लिया था और जिसे आपने ऐड बैक कर दिया, उस पर नॉर्मल रेट से डिडक्शन ले लीजिए। डिडक्शन लेकर के जो आपका नेट इनकम, अब एडजस्टेड इनकम आया, इसी को बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम, है ना। ये अगर 20 लाख से एक्सीड करेगा तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन पर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, उस पर टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, टोटल इनकम पर टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर टोटल इनकम का टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है आप टोटल इनकम के हिसाब से दीजिए, और एडजस्टेड टोटल इनकम का टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से टैक्स दीजिए। बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन, है ना। नॉर्मल के हिसाब से टैक्स दीजिए। अब जितना आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है एडजस्टेड टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट के रूप में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और आगे आने वाले 15 ईयर्स तक के इनकम में, 15 असेसमेंट ईयर्स तक के इनकम में आपको इसको सेट ऑफ करना है, इनकम टैक्स में आपको इसको सेट ऑफ करना है। ठीक है, लेकिन कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, उतना ही सेट ऑफ कर सकते हैं जितना आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सीड करता है टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम से, उतना ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यही है आपका प्रोविज़न, समझ रहे हैं? चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।